हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट। ठीक है, तो इसको रेटिंग मैंने दे दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 100 स्टार है, मतलब कि टॉप 20 क्वेश्चनों में से एक है। और इसमें खासियत ये है कि ये पूरे 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट। यहाँ पे आप एक और लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, एनी पॉइंट। क्या यूज़ कर सकते हैं? एनी पॉइंट। तो अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, ये आर्टिकल का क्या ज़रूरत है? क्योंकि अभी तक अपना डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाला है, और उसमें अपना एक्सेल और ब्रॉड साइड पोजीशन दोनों पहले से यूज़ करके रख लिया है। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है ये क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इसको 5 मार्क्स की वेटेज मिला है? क्योंकि इसमें जो है जनरल बात की जाएगी। तो जैसे हम लोगों ने क्या करना है, एक इसका जो डायग्राम है वो बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। डायग्राम को अच्छे से बनाएं, 1.5 मार्क उसी से मिलेगा। तो ये आ गया अपना डाइपोल। ठीक है, और ये दिस इज द, लेट मी से, द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। लेट मी टेक दिस पॉइंट एज ए and this point is B. Let the minus Q charge is present here, and plus Q charge is going to present here, and then this is the length L. This is the length L. Now the perpendicular bisector position you can see over here, this would be like that, and the axial position would be like that. So obvious, we are now focusing the general point. It may be lying here. यहाँ ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक पी पॉइंट आ गया अपना। ठीक है, अब सबसे पहले तो मेजरमेंट में अपन क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे कि सेंटर से उसको जोड़ देंगे दोस्तों। तो ये सेंटर से अपन ने जोड़ दिया इसको, एंड लेट मी टेक दिस डिस्टेंस एज आर। ये क्या हो गया? आर हो गया। लेकिन चार्जेस जो हैं वो तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसको भी अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम लोग इस लाइन को भी जोड़ देंगे, और ये भी अपना दोनों वर्टेक्स अपन ने जोड़ दिए दोस्तों। ठीक है, सो अब ये जो डिस्टेंस है ये अपन ने R1 मान लेना है, और ये डिस्टेंस जो है वो R2 मान लेना है। ठीक है, और ये आपको पता है कि दिस इज, यू कैन से, द डाइपोल मोमेंट इज वर्किंग फ्रॉम माइनस Q टू plus charge. So this length of the dipole you can say, or either you can use the word dipole moment. So this is the p vector, and this is let making angle theta with the line joining center of the dipole and the point of observation. तो इसका नाम डाल दिया दोस्तों अपन ने थीटा। ठीक है, तो ये हो गया पहला काम। ठीक है, अब जो है सबसे पहले इसमें अपन क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे कि लेट अस कंसीडर एन डाइपोल, है ना, ये आपको खुद लिखना है। लेट अस कंसीडर एन डाइपोल ऑफ लेंथ 2L एंड सेंटर O। फिर क्या बोलेंगे, लेट P बी एन जनरल पॉइंट, P बी एन जनरल पॉइंट, है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, acute angle theta with the length of the dipole or the that is called as the dipole moment। तो ये पूरी लैंग्वेज अपने को बना लेना है, और इस लैंग्वेज को ही जो है बोर्ड में इस तरह से फ्रेम कर सकता है वो, कि वी हैव एन डाइपोल एंड लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P which is lying at the position such that the line joining the point of observation to the center is making acute angle with the dipole length। तो वो सीधी सी बात हो गई, वो जनरल पॉइंट की ही बात कर रहा है। ठीक है ना, तो सीबीएसई में लैंग्वेज वो अपनी मर्जी का यूज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन आपको थीम पे अड़े रहना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा पहला काम। तो ये जनरल अपना कर लिया। अब जो हमें आता है वो हम लिखेंगे कि हमें पी पे दोनों चार्जेस का पोटेंशियल कैसे निकालना है, कि सिंस बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, क्या लिखते हैं अपन? हम लिखते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्या लिखते हैं अपन? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नाउ अब देखो ध्यान से, V1 की बात करेंगे तो इट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और चलो अब हम B1 किसको मान लें, प्लस क्यू को मान लो, तो ये हो जाएगा क्यू एज ए चार्ज, और एज ए डिस्टेंस कितना ले लिया अपन ने, R1। ठीक है, अब आपको मालूम है आगे क्या आएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो V2 हमने माइनस क्यू पोटेंशियल का मान लिया, तो मैंने आपको सिखाया है कि ऑलवेज इट इज टेकन विद द साइन बिकॉज इट इज टेकन फॉर द माइनस क्यू चार्ज, और इसका डिस्टेंस कितना आ गया, R2। तो ये फाइनलाइज होके खड़ा हो जाएगा इस तरह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब न्यूमेरिकली क्यू बाहर आ जाएगा दोस्तों, और अंदर आपको दिखेगा क्या, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सिंपल आर्टिकल हो गया। लेकिन इसमें अब इस यहाँ तक अगर आप करते हो तो इसमें आपको एक सवा एक नंबर मिल जाता है, और एक आध नंबर डायग्राम से मिल गया। लेकिन अब अगला स्केलेटन जो है अपने को इसका सॉल्व करना है कि इसी से काम क्यों नहीं चला, बिकॉज इसी से काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इसमें आपको डाइपोल का इंक्लिनेशन जो है वो इन्वोल्व करवाना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब R1 और R2 को क्या करेंगे, R1 और R2 को जो है वो रिलेट करेंगे कि कहीं ना कहीं से ये एंगल से जुड़ जाए। तो अब आप उसके लिए आपको एक छोटा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना पड़ेगा, और वो इस तरह से है कि जैसे अपने पास ये क्या जा रही हैं, ये दो लाइनें जा रही हैं। ठीक है ना, अब ये क्या है, ये रैंडम प्रोसेस है। जैसे अब क्या हुआ कि आपने पहले इस लाइन पे एक जो है वो क्या किया, एक लेंथ उठा ली, मान लो दिस लेंथ इज L। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री, पता है आपको, ये सब मैं सिखा रहा हूँ बस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ओ एल लेंथ हो गई। ठीक है, अब ये क्या है, नॉन पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये नॉन पैरेलल लाइंस है। तो हम अप्रोक्सीमेटली क्या, ओ एन लाइन जितनी लाइन यहाँ पे काट सकते हैं, तो ज्योमेट्री बोलती है कि हाँ रफली आप कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पॉइंट से इस बिंदु पे क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन अगर इसको क्या ले ले, एल डैश ले ले, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर का फुट है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ओ एल इट इज अप्रोक्सीमेट एंड नॉट श्योर। ठीक है ना, तो इट इज ओ एल इज इक्वल टू ओ एल डैश। ठीक है ना, तो ये चीज अपन यहाँ पे यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ के चले। मैंने क्या बात करी है कि कभी भी नॉन पैरेलल टू लाइंस में अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम उस लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और जो रफली डिस्टेंस है ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, तो इसी को यूज करेंगे अपन। अब जो है बी जो है, पॉइंट जो है ना, आप देख पा रहे हो कि ये डिस्टेंस कितना है, पी बी या बी पी जैसे भी पढ़ लो। ठीक है, तो यहां से हमें सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लगभग ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ओवर हियर एंड लेट मी टेक दिस एज एम पॉइंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हमें R2 के बराबर भी कुछ खींचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें सबसे पहले इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये कर ली। ठीक है, और फिर R2 के बराबर का अप्रोक्सीमेशन कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। तो ये भी एक परपेंडिकुलर आ गया, और इसको लिख दिया अपने नाम N। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है ना। और ये जो आर्टिकल है ये बहुत सारी बुक्स में डायरेक्शन कोसाइन, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। तो लेकिन ये है कि उससे भी किया गया है, वेक्टर मेथड से भी किया गया है, और बहुत सारे, मतलब ये तीसरा तरीका है। तो ये है कि आपको जो मैथ्स बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको डायरेक्शन कोसाइंस का मे भी आइडिया नहीं होता होगा, तो वो परेशान होंगे। इसलिए सबसे इजी और सबसे बेस्ट मेथड यही है, बुक में आपको शायद ही ऐसे मिले। ठीक है ना, इसी मेथड से करिए, ये सबसे बेस्ट मेथड है और ये अलाउड है। ठीक है ना, तो फिर चलिए, ये हमने क्या किया, ये हमने अप्रोक्सीमेटन ढूंढ ली कि अब अपन क्या लिख सकते हैं। जो मैंने बात करी है उसको, बात को समझिएगा, वो ये है, हम ऐसी बात करेंगे कि नाउ ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर, किसके ऊपर किया था अपन ने, ओपी के ऊपर। एंड दूसरा क्या किया था अपन ने, ये ए पोजीशन थी, बी एन बी एम, आई एम सॉरी, ये अपने को बी एम लिखना था दोस्तों, हमने बी एम किया ना, बी एम परपेंडिकुलर अपॉन ओपी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए एन। ठीक है ना, तो ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ऐसे बोल सकते हो किसके ऊपर,
या नहीं, पी से ले लो, तो पीस एन के ऊपर, ठीक है ना, लाइन है इस ओके, क्योंकि अपन इसका कोई ये नहीं है, लाइन जा रही है उसके ऊपर परपेंडिकुलर रखिए, कंस्ट्रक्शन में आएगा। ठीक है, अब आपको क्या यूज करना, जो मैंने बात करी है उसी को यूज करेंगे यहाँ पे, कि भैया जो अपना पीबी है, जो बात करी, पीबी के बराबर कौन सी चीज होगी, पीएम, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे कि पीबी दूरी जो है ना, ये वाली दूरी जो है पीबी, इसके बराबर अपने यहाँ पे खींच लिए, तो इसको लिखेंगे पीबी है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, किसके लिख देंगे, पी एम के, याद रखें। और उसी तरह से अब यहाँ देखें, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ है पी ए, तो पी ए को अप्रोक्सीमेटली अपन यूज करेंगे, देखो यहाँ से, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये कितना हो जाएगा पी एन, इसलिए मैंने आपको ये बात पहले से ही अलग से क्लियर करवा दी कि क्या करेंगे। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ऐसा इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे बराबर होगा, ये तो बहुत बड़ा बड़ा है। तो एक्चुअली में क्या किया, आपको मैंने पहले बोल दिया कि ये जो काम हो रहा है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। डाइपोल वो है जो आपको खुली आंखों से दिखता तक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन अलाउड होती है, क्योंकि ये सारी चीज जो है वो बहुत ही छोटी और माइन्यूट केसेस पे चल रही हो रही है, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना पहला काम। अब थोड़ा सा और हमें करना है काम, उसको ध्यान से देखें कि ये अगर थीटा है तो लाइन को एक्सटेंड किया था, ये भी क्या बन जाएगा थीटा, बिकॉज ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि भाई काम तो दिख रहा है सामने, लेकिन कैसे करें कैसे करें। तो अपन ने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया अपन ने कि ये जो थीटा है इस ट्राइंगल को उठाया, तो इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है तो आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हो, दैट इज बी एम और ओ, ठीक है ना। और इसमें अपन ने लगा दिया कॉस थीटा, क्या लगा दिया, कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा जो है वो यहाँ से देखिएगा आप लोग ज्योमेट्री में, ये थीटा है तो ये सामने परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया ना फिर। तो बेस का मतलब क्या हो गया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, तो बेस कितना है ओ एम, ठीक है ना। बेस अपॉन क्या लेते हैं अपन, बोलिए हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहां से आपका ओ एम मैनिपुलेट हो गया इन टर्म ऑफ एल कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों इस ट्राइंगल में भी अपन देखेंगे कि इन ट्राइंगल कौन सी उठाएंगे, अब अपने को दिख रही है ट्राइंगल ए एन ओ, ये भी क्या है, ये भी एक राइट ट्राइंगल है। इसमें भी कॉस थीटा लगा के देखें, जैसे cos थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेस, तो बेस कितना यहाँ पे ओ एन है, और हाइपोटेन्यूज फिर से क्या हो जाएगी, यही साइड हो जाएगी, तो ये एल हो जाएगा। इस तरह से ये भी आ गया ओ एन, सॉरी, ओ एन इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो ये दोनों का जो फॉर्मेट है वो कितना बन गया, एल कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों बोलेंगे अपन, ऐसा इसलिए बोलेंगे कि हमने ये जो बात करी थी आर वन को अप्रोक्सीमेट अपन ने लिया था, है ना, ये लिया था ना। तो ये क्या था पीवी, ये देखो पीवी थे ना, पीवी कितना था दोस्तों आर वन, और पी ए, ये देखो पी ए ये कितना था, ये था इज इक्वल टू आर टू के, ठीक है ना। ये हमने किया था, ये चीज को बिल्कुल फोकस करके चले। ये अप्रोक्सीमेशन यूज करी थी दोस्तों अपन ने, तो ये चीज अपन ने लिखी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऐसे करके आ चुका है। अब अपन बात करेंगे ऐसे, ठीक है ना। अब देखना कि आर वन को अपन ले चुके हैं पीबी के बराबर, किसके बराबर, पीबी के बराबर, दैट इज, तो मतलब पीबी गिवन है, लेकिन अब अपने को इसके बराबर लिया क्या है, पीएम लिया है, ये पीएम लिया है, ठीक है ना। तो हमें क्योंकि सेंटर से सारी मेजरमेंट करनी होती है, तो अपन पीएम को क्या लिख पाएंगे दोस्तों, हम पीएम को लिख पाएंगे, देखिएगा ओ पी, ठीक है ना, ओ पी, और माइनस कर देंगे ओ एम डिस्टेंस, क्या कर देंगे ओ एम डिस्टेंस, है ना, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ओ पी तो आपको पता है ये तो आर है दोस्तों, ठीक है ना, और ओ एम डिस्टेंस तुमने अभी निकाला तो कितना हो गया एल कॉस थीटा, पीछे देख लें आराम से, टिक के करें बढ़िया से, ठीक है। अब आगे पीएम भी हो गया हमारा मैनुपुलेट, है ना, क्योंकि वो आर वन के बराबर लिया था अपन ने, तो आर वन ये क्या लिया अपन ने, ये लिखा है सामने, तो इसको आप ऐसे करके यूज कर लेना, आर वन की बात हो रही थी। अब चलेंगे आर टू में, ये देखो आर टू,
तो R2 को अपन ने इक्वल ले लिया था किसके, PN के, और PN को देखें आप लोग, PN, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये है OP, और प्लस आपको जोड़ना पड़ेगा उसमें ON, तो ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये क्या हो गया, ये सिंपल इसका मैथ्स हो गया जो कोई भी आराम से कर सकता है, परेशान नहीं होना है। इसलिए अब अपन यहाँ से इसको किस में कर देंगे, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 2 को आप इसमें यूज करिए, लिखते रहना आप लोग। ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब R1 को तुम क्या लिखोगे, 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा। ठीक है, बीच में माइनस ऑलरेडी था ही। अब ये R2 कितना आ गया, R2 आ गया दोस्तों, दैट इज R प्लस L cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें थीटा आ चुका है। अब सिंपल मैथ्स ही है जो आपको करना है। तो ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, माइनस साइन को भूले नहीं। तो ये आ गया दोस्तों कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट चालू, और फिर नीचे नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे देख लो, अब आप 12th में पढ़ रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, A प्लस बी दिख रहा है ये, और ये A माइनस बी दिख रहा है, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ इसको R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो B के स्क्वायर में दो टर्म है, कितनी, L भी है और कॉस भी है, तो दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया, L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज इधर आ जाएगी, लिख दो, ये आ गई R प्लस L कॉस थीटा। ठीक है, ये इधर आ गई। अब यहाँ पे जब ये इधर जाएगी तो माइनस साइन भी है बाहर, तो माइनस से ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस के R, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये आ गया दोस्तों स्टेप। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक बंदा जो है वो कट रहा है, ये R से R कट गया, और जो है क्या बचा, L वाला फैक्टर बच गया। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और आगे L cos थीटा और L cos थीटा बन गया 2L cos थीटा। ठीक है, और नीचे आ गया R स्क्वायर L स्क्वायर और cos थीटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही इसका क्या माना गया है, रिजल्ट माना गया है पूरी तरह से फार्मूलेटिकली। ठीक है ना, यही यहीं तक खत्म हो जाता है, लेकिन पता ही है तुम्हें फिजिक्स में बहुत सारी चीजें अलग से और यूज करता है वो। तो v को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये 2L फैक्टर दिख रहा है और ये q दिख रहा है, तो ये बन जाएगा दोस्तों p, और ये बन जाएगा cos थीटा ऊपर की वजह से, और नीचे दिखेगा अपने को 4 पाई एप्सिलॉन, और ब्रैकेट के अंदर दिखेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक ऐसे भी किया जा सकता है। अब आपको दोस्तों इसमें एक ब्यूटी दिखेगी, और वो ब्यूटी सामने है क्या, कि इस आर्टिकल से अगर अपन चाहें तो फिर से एक्सेल पोजीशन पर आ सकते हैं, और यहाँ के रिजल्ट से वहाँ के रिजल्ट को देख सकते हैं, दोनों मैच करने चाहिए। क्योंकि देखो थीटा जो है यहाँ पे जनरल एंगल है, मतलब कि एक्यूट एंगल है। अब आपको एक्सेल पे आना है तो आपको पता है कि पॉइंट लेट जाएगा किसके अलोंग, एक्सेस के अलोंग, तो एक्सेस के अलोंग फिर थीटा क्या ले लेंगे अपन, 0 ले लेंगे। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हो कि जैसे आप एक्सेल पोजीशन पे आएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। लेकिन एकदम से पेपर के फ्लो में मत कर देना, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। इसलिए ये देखो क्या फर्क पड़ेगा, ये p का p रहेगा इंटू 1 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख ले दोस्तों, ए एक्सीएल, क्या लिखेंगे, ए एक्सीएल। तो ये p cos थीटा कितना हो गया, cos थीटा हो गया हमारा 1 हो गया, तो ऊपर क्या आ गया p, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन वैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा R स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस L स्क्वायर cos थीटा, क्योंकि 1 हो चुका है तो 1 का स्क्वायर भी यही रहेगा। आप पीछे देखना, यही रिजल्ट होगा। और फिर अगर अपन ये बात करेंगे v है, एक्सेल हो गया, अब आती है इक्वेटोरियल की। तो थीटा कितना हो जाएगा इक्वेटोरियल पे, करिएगा इसको, थीटा मतलब कि परपेंडिकुलर बाई साइड हो जाएगी, तो cos 90 कितना होता है, 0, तो ये क्या हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ की जो हमने काम किया है
वो बिल्कुल फंटास्टिक है, ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देगा। लेकिन इसके साथ कुछ और भी मतलब जनरली पूछ लेता है कई बार, लेकिन ये अकेली डेरिवेशन चाहे तो ये 5 नंबर का वो आपको डाल सकता है। बस यही करेगा कि आप डिस्कस करो फलाने केसेस के लिए कि थीटा इतना ले लेंगे, थीटा उतना ले लेंगे तो क्या होगा। तो इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से मतलब करें और ढंग से करें, ये चीज़ आपको यूज होनी है, ठीक है। अब जो है हमारा अगला टॉपिक जो है, ये टॉपिक बच्चों ऐसा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके 1000 रेटिंग है दोस्तों। ये इसलिए रेटिंग है क्योंकि हर साल बिन नागा बोल सकते हैं, विदाउट एनी गैप एक कांस्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये 5 नंबर का नहीं आता, एक्चुअली में ये 3 या 2 या 1 नंबर में आता है। और इसमें ढेर सारी टॉप रीजनिंग छुपी हुई है और रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और हर साल अगर इसमें कुछ नहीं आए तो इसमें 2 एक डायग्राम्स है बच्चों, जो हर साल पूछी जाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले साल जो आपके सीनियर थे उन लोगों को भी इसका क्वेश्चन आया था। जो इको पोटेंशियल सरफेस है उसकी डायग्राम आई थी, पिछले साल भी आई थी, उससे पिछले साल भी आई थी बच्चों। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में मतलब इस टॉपिक में जो है रीजनिंग प्लस थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, मतलब हर चीज का फॉर्मेट छुपा हुआ है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है, ठीक है ना। और इसमें टॉप रीजनिंग जो है वो यूज होती है, उसको बिल्कुल सावधानी से समझिएगा। समझने वाली चीज है और उसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि द सरफेस, आप लिख लेना, टाइम किल नहीं करेंगे अपन, कि हिंदी में सुनो पहले। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ये हो गया कि ऐसा सरफेस जिसके हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है वो सेम रहेगी। इसलिए वर्ड देखो यहाँ पे इक्वी वर्ड यूज हो रहा है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब हो गया कि ऐसा सरफेस जिसके हर बिंदु पे क्या रहेगा, सरफेस पे या हर बिंदु पे क्या रहेगा, जो पोटेंशियल है वो सेम बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो डेफिनेशन है, क्योंकि वो नाम बोल रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, द सरफेस at every point of which the potential remain same, or you can say the potential on its surface remain constant throughout. तो ऐसे सरफेस को अपन क्या नाम डालेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए सबसे इजी जो है वो है हमारे पास क्या है, चार्ज है। कौन सा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। देखो, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने फील्ड लाइंस पहले ही बना ली, ठीक है ना। इसकी डाइवर्जिंग आउटसाइड है और इसकी कन्वर्जिंग इनसाइड है। मैंने आपको ये सिखाया है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किस कैटेगरी में रखते हैं अपन। एक सिंगल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी में आती है दोस्तों। भला ऐसे क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे ये लाइंस बाहर की तरफ खुलती चलती हैं, इनका जो स्पेसिंग है वो बढ़ता चलता है। मतलब ये एक, बोल सकते हो कि इसमें एक नॉन यूनिफॉर्मेशन है। किस मामले में, इलेक्ट्रिक फील्ड की गैपिंग के बीच में। तो चार्ज के पास आएंगे तो ये थोड़ा सा क्लस्टर घना दिखेगा आपको, और क्लस्टर जो है वो जब आप बाहर से बहुत दूर चले जाएंगे तो एक एक लाइन में और दूसरी दूसरी लाइन में ढेर सारा गैप होगा। इसलिए ये जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी में आती है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो अब आपको क्या देखना है, जो मैं बोलूंगा उसको ढंग से सुनना। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसको एक छोटे से चीज से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे मान लो, इफ यू हैव ए पॉजिटिव चार्ज, ओके, कैन यू कंस्ट्रक्ट ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लॉजिक है ना हमारे पास, ये देखो, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन r, ठीक है। तो अगर ये ले लिया तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक हाइपोथेटिकली वो r डिसाइड कर लिया, है ना। और उस चार्ज से हमने 3D में वो सारे r ढूंढ लिए जो, या उनका लोकस, हमने लोकस तो नहीं ड्रा किया अभी ये पॉइंट ही ढूंढे हैं दोस्तों अपन ने, ये आ गए, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो कहाँ पर हैं, वो r डिस्टेंस पे मौजूद हैं। अब आप बोलेंगे कि सर अगर अपन इस A पॉइंट को ले लें, इसको B ले लें, यहाँ कहीं X ले लें, यहाँ कहीं Y ले लें, यहाँ कहीं T ले लें, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको जो
चार्ज है उससे जो डिस्टेंस ओ ए, ओ बी, ओ एक्स, ओ बाई, ओ टी है, वो क्या है, वो तुमने सेम रखा है पहले से कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल इस चार्ज क्यू का इन सारे बिंदुओं पे पहुंच रहा है दोस्तों, वो क्या होगा, वो फार्मूलेटिकली, क्योंकि चार्ज तो सेम है सबके लिए, डिस्टेंस भी सेम हो गया, मीडियम भी सेम हो गया, तो ये जो प्रोफाइल अपन जोड़ देंगे, जैसे मान लो इस प्रोफाइल को अपन जोड़ देते हैं, तो ये प्रोफाइल जो आपको दिख रहा है, इस प्रोफाइल पे जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, आपको लिखना पड़ेगा वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी टी। मतलब यहाँ के प्रोफाइल पे सरफेस के ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स का जो क्या होगा, पोटेंशियल होगा, वो सेम होगा। इसलिए ये क्या बन गया, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन का एक क्या बन गया, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस के ऊपर सारा का सारा पोटेंशियल सेम रहेगा, किसी भी जगह पे खड़े हो जाओ। ये है दोस्तों कॉन्सेप्ट। अब आप बोलेंगे कि ये कैसा है, इस वक्त ये कैसी शक्ल का है, तो आप इमेजिन करिए कि ये जो चार्ज अपन ने यूज किया वो पॉइंट चार्ज है। क्या है, पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज है तो मतलब अपने पास पूरी ऑप्शन है कि हम इसको, इस पॉइंट्स को एक बिंदु मान रहे हैं तो बिंदु के हिसाब से, और उससे अपन एक्सेस ड्रॉ करें तो आपको पता है कि कितनी एक्सेस ड्रॉ होंगी, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और जेड जेड डैश। तो अपन जैसे यहाँ पे ऐसे रखते हैं इसको, तो ये क्या हो गई, एक्स एक्सेस। इसके बाद ये रख दिया अपन ने, ये क्या हो गई, वाई एक्सेस। और जो तीसरी एक्सिस है वो भी आएगी, और वो होगी इसके जस्ट परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपको 3D में वो सारे पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जो डिस्टेंस पे होंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका जो गॉसियन सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कोई भी, तो वो कैसा होगा, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होगा। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं कि एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आएगा 3D में दोस्तों, ये स्फेरिकल होगा। ये कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, बिल्कुल गोल होगा, क्योंकि हम हर उस पॉइंट को कंसिडर करेंगे जो उससे इक्वल आर दूरी पर। और आपको पता है स्फेयर की डेफिनेशन भी है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स हैविंग फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये वही तो हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपको सर्कल नहीं बताना है, ये एक्चुअली में कैसा है, स्फेरिकल है, क्योंकि प्लेन में अपन स्फेयर को दिखा नहीं पाते हैं। अंडरस्टूड। तो ये आपके कंसेप्ट जो है वो पहला क्लियर हुआ। अब आपको जैसे ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, अब यहाँ सोचिएगा कि आपको सिर्फ क्या करना है, चार्ज तो फिक्स है ना, चार्ज क्या है, चार्ज फिक्स है, इसको नहीं चेंज करना। आपको क्या चेंज करना है, आर, ठीक है, ये देखो आर, ठीक है ना। तो आर R1 हो सकता है, आर R2 हो सकता है, आर R3 हो सकता है ना। सेम इज हियर, यू कैन टेक R1 R2 R3, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज होगा है, वो क्या हो रहा है दोस्तों कि डू you will follow this one as R V1 is equal to R1, ऐसे बोल सकते हो, V2 proportional to 1 upon R2 and so on। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं बिल्कुल ढंग से। ये हो जाएगा V2, ठीक है, और प्रोपोर्शनल टू, है ना, क्योंकि इसको अपन ने, चलो V1 ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस चार्ज का है, अपन समझते हैं इस बात को। तो ये कितना हो गया, R1, फिर क्या हो गया V2 R2, फिर B3 R3। समझ आ गया सबको, ठीक है। तो ये रिलेशन है, और आपको मालूम है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1y का फॉर्मेट है, इसमें आपको लीनियर वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है, इसमें पैराबोलिक वेरिएशन होती है। अब क्वेश्चन यही है सबसे जबरदस्त क्वेश्चन कि क्या हम R1 जैसे 1 मीटर, R2 2 मीटर, R3 3 मीटर, R4 4 मीटर यूज कर लें, तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ 1 मीटर का ही कॉमन डिफरेंस हर टर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब आपके जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या, ये हमारे दिमाग का फतूर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये गलत बात है, क्योंकि जहां पे आप ऐसे लिखोगे दोस्तों, V1/1, V1/2, V1/3, समझ रहे हो, ठीक है, और V प्रोपोर्शनल टू 1/4 ऐसे लिखोगे ना भाई, तो डू यू फाइंड दैट दिस वैल्यू हैव द कॉमन डिफरेंस, आंसर इज नो, क्योंकि 1/1 और 1/2 और 1/3 और 1/4 में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वैल्यू जो है
बहुत बुरी तरह से घटती ही चलेगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखें कि जब ये वैल्यू घटेगी तो आपका जो इको पोटेंशियल सरफेसेस का स्पेसिंग है दोस्तों, वो शुरू में पास पास होगा और आगे जो है वो दूर दूर चला जाएगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि दो इको पोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है वो किसी दूसरे के गैप से बराबर नहीं आएगा, पक्का है, क्योंकि मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने सिखा दिया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। अब देखो यहाँ पे हमने जैसे मान लो सबसे पहला गॉसियन सरफेस ये बनाया, सॉरी इको पोटेंशियल सरफेस ये बनाया है, तो ये स्फेरिकली अपन ऐसे दिखा रहे हैं। तो अगला जो है, जब अपन थोड़ा सा यहाँ बता सकते हैं कि अभी अपनी सेकंड वाला ये यहाँ आएगा, तो जो तीसरा आएगा दोस्तों, वो जैसे ये जो गैप है ना, ये गैप अब आगे नहीं रहेगा बल्कि ये गैप एक्सेप्शनली बढ़ेगा। मतलब इन इस गैप से छोटा तो हो ही नहीं सकता बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यू छोटी होती चलती है। 1/2 और 1/3 में क्या फर्क है वो आपको मालूम है। तो इस तरह से ये जो गैप है आपको कहाँ शो करना है, थोड़ा सा दूर। इसको बोलेंगे नॉलेज और पकड़, ठीक है ना। ये तो अगला जो होगा वो इससे भी ज्यादा दूर होगा ये। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि आपको इको पोटेंशियल सरफेस बहुत परेशान कर सकता है, लॉजिकली आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कहानी कि ये जो इको पोटेंशियल सरफेस बनेंगे, इनकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ती ही चलेगी, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं होगा। किन्हीं भी दो इको पोटेंशियल सरफेस का जो गैप है वो दूसरे किन्हीं दो इको पोटेंशियल सरफेस से कभी 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 बराबर नहीं होगा। तो ये मैंने बना दिया है, ये हूबहू यहाँ पे बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये माइनस क्यू चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्सेस का ही जो है वो गड़बड़ होगा, बाकी सब ठीक है। तो वो तो मैंने शो कर ही दिया है, इनवर्ड है, बाकी ये बिल्कुल हूबहू। इसके ऊपर आप चाहें तो कंपास का यूज करें, बढ़िया से बनाएं इसको। ठीक आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका इको पोटेंशियल सरफेस। तो ये सब करने के बाद जो है अब आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, और वो सबसे सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो ये है। जैसे मान लो कि इफ यू आर हैविंग अ पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या थे, नॉन यूनिफॉर्म। अब अपन बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे मैं ये दिखा रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ये है कि इसमें आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, वो कांस्टेंट है, और उसकी वजह से जो गैप है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, उसकी वजह से अब आपको जैसे आप ऐसा सोचो कि दूर से एक बहुत बड़ा प्रोफाइल जो है इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्सेस का आ रहा है, और वो प्रोफाइल जो है उसमें किसी भी तरह का गैप चेंज नहीं कर रहा है। तो जब आप उसमें इको पोटेंशियल सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही सुंदर बनेंगे दोस्तों, इस तरह से। फर्स्ट ये, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गई, ये हो गई दोस्तों कि इसके इनके बीच में जो है क्या होगा, क्या होगा, इक्व जो गैप है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सी चार्ज या ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें इको पोटेंशियल सरफेसेस जो है वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। तो आपको ना बताना है कि ये जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए है दोस्तों कि आपका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ना कहीं बढ़ रही है और ना कहीं घट रही है, ना कहीं बढ़ रही है ना कहीं घट रही है। तो इसका अपन मैथ से भी सीख सकते हैं। देखो कैसे, अपने को पता है कि यार ई जो है वो क्या है, डीवी बटे डी एक्स डी एल, जो भी लेना ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये बंदा क्या बोलेगा, मैं तो कांस्टेंट हूँ। जब ये बोलेगा कि मैं कांस्टेंट हूँ, ठीक है, तो डीवी क्या था, चेंज ऑफ पोटेंशियल। कैसे लिखते हैं भला इसको, कि भाई जैसे अपन आगे से पीछे चल सकते हैं और पीछे से आगे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं दैट इज वी माइनस ऑफ वी प्लस डेल वी। ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि ये क्या है, पिछला पोटेंशियल, और ये क्या है, अगला पोटेंशियल। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कुछ बढ़ा के लिख दिया ना। जैसे 2 के बाद 3 लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 + 1 लिखोगे ना। तो ये क्या हो गया, वी
और ये क्या हो गया v प्लस डी। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आप देख पा रहे हो, v से v कैंसिल हो जाएगा और माइनस डी भी आ जाएगा। तो dv का मतलब है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो उसी तरह से अब लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ जो है वो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, क्योंकि dx का मतलब हो गया कि पहले से दूसरे के बीच में दूरी। अब मैंने क्या बोला कि ये बंदा कांस्टेंट हो गया, तो आपका जो डेल बी है या डी बी है, ठीक है, वो किसके में डिसॉल्व हो जाएगा, कांस्टेंट में, ठीक है ना। तो डी बी जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये है कॉन्सेप्ट, इसको मैं बाद में फिर से अलग से कराऊंगा। अभी आप पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दो कि सिंगल पॉइंट चार्जेस के लिए और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे दिखेंगे, वो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको आपको जो है वो 3D में सोचना है कि ये कैसे दिखेगा। एक्चुअली में ये हम प्लेन लिख तो देते हैं, लेकिन ये प्लेन सिर्फ कॉन्सेप्ट से है, ठीक है ना। अब ये सर्कल भी हो सकता है, सर्कल भी प्लेन होता है, ठीक है ना। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक सिलिंड्रिकल टाइप के प्रोफाइल में चला रहे हो, मान लो, ऐसा सोच सकते हैं अपन, क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसे सिलिंड्रिकल प्रोफाइल है उसमें फील्ड पैरेलल नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है बिल्कुल, ठीक है ना। इसीलिए तो वहां पे जो अगला प्रोफाइल बनेगा, जैसे ये देखो, ये एक सिलिंड्रिकल प्रोफाइल का मुंह है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो भी सीधे करके आ रही हैं, तो इसका जो प्रोफाइल जुड़ेगा है ना ऐसे करके, तो वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो सर्कल भी क्या होता है, प्लेन होता है। तो याद रखिएगा कि इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस का मतलब जो है पैरेलल लाइंस के लिए कैसा है, और जो आपके डिस्क्रीट चार्जेस जैसे प्लस और माइनस क्यू चार्जेस है उसके लिए ये कैसा है। तो दिस इज दे आर यू कैन से unequally spaced, and these are equally spaced due to the constant electric field, and this is the varying or the changing electric field, decreasing electric field। ये आ गए अपने 3 फॉर्मेट, ठीक है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि पिछले 3 सालों से पूछते आ रहे हैं वो लोग, तो उसको ध्यान से देखना, और वो है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना किसके लिए, डाइपोल के लिए, ठीक है। तो डाइपोल क्या है, जैसे अपन लिख देते हैं Q1 Q2 लेस देन 0। ये कौन सा डाइपोल है, मतलब इसको डाइपोल इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो Q1 पॉजिटिव है तो Q2 क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। इसलिए Q1 Q2 लेस देन 0 का लिखने का मतलब होता है, ये बारीकी चीज जो है वो याद रखिएगा। और अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा तो या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे, क्योंकि करके देख लो माइनस माइनस भी प्लस ही आएगा, तो इसलिए ये है। अब यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों कि जैसे हमारे पास ये क्या है, ये एक डाइपोल है, तो इसमें थीम आपको पकड़ना है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मालूम है कि जो डाइपोल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पे कन्वर्ज होती है, ये आपको मालूम है, ठीक है। और इस तरह से ये ठीक है, मालूम है ना। तो यहाँ पे आती हुई शो करनी है आपको, और यहाँ पे बाहर निकलती हुई शो करनी है, इस तरह से, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आपके सामने है, डरना बिल्कुल नहीं है, कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के देखने से ही पता चलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वहां पे कैसे होगा, ठीक है। वो कैसे भैया, अब मैंने क्या सिखाया आपको कि जो जहां पे डेंस रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डेंस रीजन है, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे बच्चों। और जहां पे रेयर थोड़ा सा, मतलब जैसे अब यहाँ पे ना ये ओपन होती चलेंगी इस तरफ को, और यहाँ पे बीच में बिल्कुल ऐसे ऐसे क्लस्टर बना देगी, एकदम होड़ लगेगी इनमें कि मैं फटाफट से नेगेटिव चार्ज में जाऊं। इसलिए यहाँ पे जो बीच का रीजन है ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, और ये जो है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है। अब उसी तरह से अभी कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे अपन एक्चुअली में। ये पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, है ना, नेगेटिव नेगेटिव के लिए आप खुद कर लेना। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी और ये आगे जाके इनमें क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, और ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, इस तरह से। ये मैंने आपको पहले भी बना के दिया है, इस तरह से। तो ये दोनों जगह एरो लगाना नहीं भूलें, आधा नंबर कटता है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर जा रही है, ये आ गई कहानी, ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ पे आप देखना कि जो पहले किया है उससे जस्ट उल्टा दिखने वाली ये चीज आपको क्या दिखने वाली है उल्टा। यहाँ पे ये वीक फील्ड है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड इन दोनों ने खुद ही भगा दी है। तो यहाँ पे एक बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि एक वॉइडल स्पेस है जहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे लाइंस की अभाव है लेकिन यहाँ पे लाइंस जो है वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ वीक फील्ड होती है वहां दूर दूर हो जाते हैं और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है वहां पे पास पास आ जाते हैं। तो इसको बिल्कुल इन दोनों आर्टिकल को मतलब ऐसा सोच लें कि ये तो आपने जितनी प्रैक्टिस करोगे कम है। ये बोर्ड का सबसे टॉप टीआरपी 1 नंबर या 2 नंबर का पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। पहले अपने डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस करी थी और उसी से अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है कि स्ट्रॉन्गर फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होते हैं और वीक फील्ड में ये दूर दूर जाते हैं। तो जो मैं बताऊंगा उसको ढंग से सुनना। यहाँ पे इस तरह से पहले से ही ऐसे करके बना लें और थोड़ा पास शो कर दें ये। फिर जब इसको पीछे ले जाएं तो इसके बीच में आपको क्या शो करना है, गैप बढ़ाना शो करना है ये। ठीक है, ये है ठीक है ना। तो ये एलियन के सिर की तरह दिखेंगे और ये भी ऐसे करके सेम मतलब दिखना चाहिए। आप नहीं है तो नेट की या बुक की मदद ले सकते हैं क्योंकि अच्छी ज्योमेट्री आप बनाएं इसमें, बट बनेगा तो ऐसे नंबर पूरे मिलेंगे दोस्तों। तो ये क्या हो गया, this is the kind of equipotential surfaces made for the dipole having a stronger electric field region between the charges because they are attractive. So these here the equipotential surfaces are very close to each other while they are shown some more gap when they are from the in this side। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज जो है वो उल्टी हो जाएगी। देखो ये क्यों उल्टी होगी, यहाँ वीक रीजन है तो यहाँ पे गैप जो है वो ज्यादा है। ये देखो ये 2 3 शो कर लो, यहां भी ये गैप ज्यादा है लेकिन जैसे ये इस तरफ को आएगा तो ये शो करें और फिर इसको सिकोड़ दें ऐसे बढ़िया से ऐसे करके। ठीक है, सेम इज हियर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा ने आपको मैंने ट्रिक सिखा दिया है। अब आप बात को समझे कि ये कैसे लेना है। ठीक है ना। तो फिर ये जो है दोनों को आपने कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। हाउ वी ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द सिंगल पॉइंट चार्ज दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म। यस दे आर डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि इसमें कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ही होती हैं जो कि एक प्लेन शीट से बाहर निकलती है। वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो इन आर्टिकल को आप बहुत अच्छे से करें। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू।